के लिए आपके अपने परिवार ओपन जीएस अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं आपको, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आपको आगे स्टार्ट कराते हैं। जो कल हमने क्वेश्चन कराया था उसके आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कितने लोग आ गए हैं भैया? ओनली सक्सेस जी भी आ गए हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव जी आ गए हैं, ओजीए वाले आ गए हैं भैया, आरपी मोटिवेशन जी, डिफेंस लवर जी, बहुत शानदार। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है। वॉइस अगर क्लियर हो तो हम लोग जल्दी से अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ऋचा जी गुड आफ्टरनून, बहुत शानदार। चलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी से। आवाज़ क्लियर है? विशु रॉयल किंग, राम राम भाई, राम राम ऋषु जी, राम राम, जय श्री राम। आ जाइए सभी। ओनली सक्सी वॉइस क्लियर है सर जी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। कल हम शायद 24 या 25 क्वेश्चन ही कर पाए थे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण क्या है आगे नहीं हो पाया था। तो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से 25 नंबर से। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कुंवर सिंह जी बहुत बहुत शानदार। कुंवर सिंह, कुंवर जी अब बताइए। वो पहले का नहीं बताना था, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए कुंवर जी बताइए जल्दी से। कुंवर जी, आरचू सिंह गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया आरचू जी। आज चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन आयतन और उसका घनत्व क्या होता है? घटता है, घटता घटता है, घटता है, बढ़ता है, या घटता है, घटता है, या बढ़ता है, बढ़ता है? बताइए, बढ़ता है घटता है? इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए कि किसी वस्तु का दबाव बढ़ाने से, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन आयतन में क्या इफेक्ट आएगा और उसके घनत्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको हमें बताना है। ओनली सक्सेस जी का आ गया भैया 22 25 का बी। चलिए 25 का भी घटता है बढ़ता है। और लोग कमेंट करके बताइए। आल एग्जाम टाइपिस्ट का बी आ गया भैया। चलिए बहुत शानदार। ऋचा जी का भी बी आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखा, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से, कोई वस्तु है अगर उस पर दबाव हम बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई वस्तु है अगर उस पर हम दबाव बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। उसका आयतन क्या होगा? घटेगा, घटेगा, लेकिन उसका घनत्व जो हो जाएगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर अगर दाब बढ़ाएंगे, कोई वस्तु है तो उस पर क्या है, उसका आयतन क्या हो, कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताइए इसका। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके उसके के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ये हमें यहाँ पे कमेंट करके बताना है। आप बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्र, या द्रव्यमान प्रति एम्पियर, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, या द्रव्यमान प्रति लंबाई? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। कमेंट करके बताइए आप लोग। कुंवर सिंह जी का सी आ गया, 26 का सी। काल भैरव ऋचा जी का ए आया है, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल। चलिए ऋचा जी का ए आया है, गुड आफ्टरनून प्रतिभा पटेल जी। ओजी वाले का सी, आरपी मोटिवेशन जी का सी आ गया है। देखिए क्या बोला गया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ये पूछा गया है हमसे। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन किसमें होगा? द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल। ये पहला नहीं हो जाएगा। देखो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, घनत्व बराबर, ठीक भैया। ये क्या बोला गया इसमें? देखिए द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन मतलब ये हो गया, इसका ये होगा प्रति इकाई मतलब 1 आयतन। ऋचा जी देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऋचा जी का गलत आंसर था, ठीक है, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा।
ठीक है, कोई बात नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बताइए इसका भैया, चलिए। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमेंट करिए जल्दी से। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमेंट करिए आप कि हाइड्रोमेसेटर, हाइड्रोमीटर अनाम वेंचुरी वेंचुरीमेट्री। आप लोग इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का, कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमेंट करिए। 27 का बी आ गया भैया, काल भैरव जी का बी आ गया, आरपी मोटे, कुंवर सिंह जी का बी आया है, बहुत शानदार कुंवर जी। ऋचा जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया। प्रतिभा पटेल जी का 27 का बी आ गया। देखिए हाइड्रोमीटर के द्वारा है क्या मापा जाता है? द्रव के सापेक्ष घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इसका बताइए, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? कमेंट करके आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि किस नियम के अनुसार स्थिर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हमारा स्थिर है, ये गैस का नियम है, ये सभी गैस के नियम बायल्स के अनुसार होता है, कि चार्ल्स के अनुसार, ये रुसाक के अनुसार, या कि ग्राहम के नियमानुसार? कौन सा नियम है भैया बताइए आप लोग, कि किस नियम के अनुसार स्थिर टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाता है, तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपात तथा P 1/V। ठीक है, ठीक है भैया। ओनली सक्सेस जी का ए आ गया है, बायस लॉ, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है, नहीं? किस कौन सा नियम है ये, कौन सा नियम है? विनय पटेल जी का ए आ गया, बहुत शानदार विनय पटेल जी। देखिए बायल्स का ये गैस संबंधी ला है, स्थिर टेम्परेचर पर, इसमें दाब क्या है, बायल्स के नियम क्या होता है, टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाता है, किसी को किसी गैस के द्रव्यमान का जो दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बायल्स ला है, ये बायल्स के नियम में ये बताया गया है। ठीक है, और चार्ल्स ला में क्या होता है? चार्ल्स ला में आप लोग कमेंट कीजिए, चार्ल्स ला में कौन क्या स्थिर होता है? चार्ल्स ला में, चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर होता है, आप लोग बताइए। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, दाब को स्थिर कर दिया जाता है। ठीक है, दाब स्थिर होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, दाब स्थिर होता है। चार्ल्स लॉ में क्या, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ठीक है, टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है, जो जो आयतन हमारा होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है, अर्थात V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ये हमारा चार्ल्स का रूल है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बायल्स के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विनय पटेल जी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। अब बताइए, चलिए इसका बता दीजिए, भौतिकी कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? कमेंट कीजिए। बहुत शानदार, समानुपाती होता है, बहुत सही। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वी जो हमारा आयतन होता है टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका आप लोग बताइए। कमेंट कीजिए आप लोग कि भौतिक की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? खगोल भौतिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशगतिकी, या हाइड्रोस्टैटिक्स? चलिए कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा होगा, कमेंट कीजिए भैया। कमेंट कीजिए भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि भौतिक की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है। तरल पदार्थ के विषय में पूछा गया है, तो वो किस से संबंधित है, खगोल भौतिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशगतिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए, किसका राइट आंसर क्या होगा। यह पर रखा।
आरपी मोटिवेशन का डी, ओनली सक्सेस जी का डी आ गया, ऋचा जी का डी आ गया जी, काल भैरव जी का डी, प्रतिभा पटेल जी का डी जी। इसका क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम तरल पदार्थ के गुणधर्मों का हम अध्ययन करते हैं। तरल पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं उनका अध्ययन हम हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक भैया। चलो अब इसका आप बात करिए, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, किस टेम्परेचर पर जो जल का घनत्व होता है अधिकतम होता है। कमेंट करिए आप लोग, 247 केल्विन, 244 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन। बताइए जल्दी से, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, कमेंट करके आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। किस टेम्परेचर पर जल का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, घनत्व के विषय में पूछा गया है कि 247 केल्विन पर होता है कि 244 की 277 की 273। काल भैरव जी का सी आ गया। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए, और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, किसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ गया 277 केल्विन होता है, ठीक है। 277 केल्विन पे जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप इसका बताइए, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है, प्लेटिनम, पारा, ऑस्मियम, लेड। विनय पटेल जी का सी आया था, बहुत बढ़िया विनय पटेल जी। चलिए अब आगे कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑस्मियम का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होगा, सी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए आप लोग कमेंट करके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के लॉ पर कौन सा इसमें है वो आधारित नहीं है, वे हमें बताना है। पहला क्या है, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर। चलिए भैया कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है बताइए। जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। आप लोग कमेंट कीजिए 32 का क्या होगा। विनय पटेल जी का डी आया भैया, और लोग कमेंट करके बताइए भाई, कमेंट कीजिए जल्दी से क्या होगा। ऋचा जी का सी आ गया, काल भैरव का बी आया है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। इस ये हाइड्रोमीटर जो हमारा होता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क करता है। इससे लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता को मापा जाता है, ये भी हमारा क्या होता है। अवनीश जी का भी आ गया, बहुत शानदार अवनीश जी। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा हवाई जहाज जो हवाई, ये भैया हवाई सीधा लिखा गया है ना, हवाई हवा में उड़ने वाली। और हमारा जो आर्किमिडीज का सिद्धांत वह द्रव में काम करता है ना कि हवा में काम करता है, ठीक है। जो आर्किमिडीज का जो हमारा सिद्धांत है वो हमारा द्रव में काम करता है, ठीक है। ये हवा में, ये हवा की बात की गई ना, हवाई जहाज किसमें बोला गया, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ठीक है। अगर पानी के जहाज का जो डिजाइनिंग अगर यहाँ पे बात की गई होती तो हम यहाँ पे इसको सही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्या हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क नहीं करता है। अर्थात हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब किसी द्रव में कोई वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। द्रव के भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। यह कमी जो होती है द्रव द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, भी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क नहीं करता है, ठीक है। प्रतिभा पटेल जी का भी आया, अवनीश जी का भी आया, ओजी वाले, काल भैरव, ऋचा जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइड्रोमीटर। अब इसको बताइए, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, चलो कमेंट करो, एक एटमॉस्फेयर।
कमेंट कर दीजिए भैया, जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10 टू पावर, ये पावर में है 10 टू पावर 5 जूल, 10 टू पावर माइनस इतना, ये पावर में है। ठीक है भैया, ये सभी यूनिट्स जो हैं वो लास्ट वाली पावर में है। कमेंट कीजिए आप लोग। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया 33 का ए 1.01 इंटू 10 टू पावर 1.01 इंटू 10 टू पावर। प्रतिभा पटेल जी का आ गया, काल भैरव जी का ये आ गया, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का भी आ गया। देखा, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए बता दीजिए अब इसका क्या होगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या है। चलिए बताइए। वायुमंडलीय टेम्परेचर पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर, इसके गलनांक बिंदु पर बोला गया, देखिए क्या बोला गया है, वायुमंडलीय दाब पर, पहली बात तो वायुमंडलीय दाब पर बोला गया है। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर, गलनांक बिंदु की बात की गई है, गलनांक बिंदु पर तरल पदार्थ में बदलने के लिए, उसके गलनांक बिंदु पर तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या होनी चाहिए। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, गलनांक बिंदु, या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, या क्वथनांक बिंदु। कमेंट कीजिए जल्दी से, आप लोग कमेंट करिए। 34 का क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 34 का क्या होगा। हमें यहाँ पे देखिए तरल अवस्था में बदलने के लिए बोला गया है, तो हमें इस शब्द को थोड़ा ध्यान देना है कि तरल अवस्था में बदलना है। ठीक है, तो बता दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है, कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। आरपी मोटिवेशन जी का 34 का ए आ गया, ओजी वाले का ए आया है। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋचा जी, काल भैरव, प्रतिभा पटेल जी। जी देखिए, यहाँ पे तरल की बात की गई है ना, यहाँ पे तरल की बात की है, अर्थात द्रवण की गुप्त ऊष्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की जो राशि होती है, ऊष्मीय ऊर्जा की राशि वो द्रवण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अब इसको बता दीजिए आप। विनय पटेल जी, विनय पटेल जी, वहाँ बी नहीं होगा, वहाँ पे ए होगा। ठीक है, अब इसका बताइए 35 का, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए जल्दी से। कि पहला क्या है, पहला दिया गया है, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ाते समय घटता है किंतु उसका द्रव्यमान बढ़ता है। पहला ये हो गया, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ाते समय बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान समान रहता है। तीसरा है, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन और उसका द्रव्यमान ऊपर की ओर बढ़ते समय समान रहता है। एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय घटता है जबकि उसका द्रव्यमान समान रहता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। कमेंट करिए, थोड़ा पढ़ के बताइएगा ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, एक लिफ्ट में, पहला क्या, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय घटता है। सपोज दैट, मान लीजिए किसी लिफ्ट में अगर हम बैठे हुए हैं, लिफ्ट में बैठे हुए हैं, तो पहले क्या बोला गया है कि एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय घटता है। जब हम लिफ्ट में बैठे रहेंगे और लिफ्ट ऊपर जाएगी, लिफ्ट ऊपर जाती रहती है, तो हमारा वजन क्या बताता है, वजन हमें क्या क्या महसूस होता है, वजन बढ़ता हुआ महसूस होगा ना। यहाँ पहले बोल दिया घटता, तो पहले ही एक ये आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत हो गया। अब दूसरा क्या बोला गया, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, ये बोला गया है। और तीसरा का क्या बोला गया, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन और उसका द्रव्यमान ऊपर की ओर बढ़ते समय समान रहता है, ये गलत है, दोनों समान नहीं रह पाएगा। ठीक है, एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय, वजन फिर से बोल रहा है, ये भी गलत होगा, घटता नहीं होगा। इसका राइट आंसर हमारा देखिए बी कैसे होगा। एक लिफ्ट में, जब किसी लिफ्ट में हम अगर हम बैठे हों, लिफ्ट में बैठे हों, तो एक वस्तु का जो वजन ऊपर की ओर हमें क्या हो, बढ़ता हुआ महसूस होगा हमारा वजन।
लेकिन जबकि क्या होगा, जबकि उसका जो द्रव्यमान होगा, हमारा जो वेट होगा वो समान ही रहेगा ना। हमें महसूस होगा, हमें महसूस होगा कि हमारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो वेट होगा वो क्या होगा, समान ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी को क्लियर है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही हो तो हमें क्या महसूस होता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो वजन होता है, वेट होता है, वो हमारा क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो वजन हमें घटता हुआ महसूस होगा, लेकिन उसमें भी हमारा वेट क्या होगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सही है, क्लियर है ना सभी को, एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लियर है। किसका किसका राइट आंसर आया था, काल भैरव, ओनली सक्सेस जी, विनय पटेल जी, बहुत बढ़िया, ऋचा जी का। अब चलिए इसको बता दीजिए आप लोग, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दाब को बोला गया है, चलिए दाब, कमेंट कीजिए जल्दी से, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए। विनय पटेल जी क्लियर है, बहुत बढ़िया विनय पटेल जी। अब इसको बताइए, दाब को किस प्रकार परिभाषित, दाब बराबर का बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, अब उसी पे आधारित है। कमेंट कर दीजिए इसका एक ही, बल बटे क्षेत्रफल, कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह है अपना 36 का राइट आंसर, कमेंट करके बताइए कि क्या होगा भैया। दाब को किस प्रकार, पहला हमारा क्या है, प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, एकक या एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, सब एकांक है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल, और हमारे का भार प्रति एकांक घनफल। ये घनफल 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 सभी में दिया है। कमेंट करिए, प्रतिभा पटेल जी का ए आ गया, ऋचा जी का ए आया है, और लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा जल्दी से। तो हमारा इसका क्या हो जाए, प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल जो होता, यही होगा दाब। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दाब किस प्रकार से, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, अर्थात प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब होता है 1 बटा क्षेत्रफल। चलिए अब इसका आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसका क्या होगा। चलिए, ओनली सक्सेस पी बराबर एफ अपान ए, बहुत शानदार। चलिए अब इसको, चांदी का अपेक्षित घनत्व दिया गया है 10.8 है, पानी का घनत्व 10 × 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व ज्ञात करना है हमें। चलिए बताइए चांदी का घनत्व, कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर 10.8, कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग। देखिए हम जानते हैं कि जैसे चांदी अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जैसे चांदी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है, जिस पदार्थ का भी ज्ञात करना हो, तो चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर, चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान वस्तु का घनत्व, अर्थात जिस वस्तु का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें कहा गया चांदी का घनत्व ज्ञात करना है ना, तो चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व, घनत्व बटे पानी का घनत्व, अर्थात हमें कोई किसी भी वस्तु का अगर घनत्व ज्ञात करना हो तो उसे हमें पानी के घनत्व से उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, तो यहाँ देखिए चांदी का अपेक्षित घनत्व दिया गया है, चांदी का जो अपेक्षित घनत्व है वो फिक्स होता है, देखिए 10.8 बराबर हो गया। अब चांदी का हमें ज्ञात करना है, चांदी इसको x मान लेते हैं, चांदी का ज्ञात करना है, पानी का घनत्व तो कितना दिया है, 10⁻³ दिया गया है। ठीक है, ठीक है भैया। अब क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, 10.8 इंटू 10⁻3, 10.8 इंटू 10⁻3, ठीक है, 10⁻3, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना हो उसको क्या बोलते हैं, पानी के घनत्व से उसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित ये सूत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसको पानी के घनत्व से उसकी तुलना की जाती है। विनय पटेल जी का आ गया था ए, आरपी मोटिवेशन जी, ओजीए वाले प्रतिभा पटेल जी, काल भैरव जी, ओनली सक्सेस जी, जी सभी का सही आंसर है। इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10.8 गुणे 10 घाते 3, ये पावर में है 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसका आप लोग बताइए, तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है तरल पदार्थ में, चलिए बताइए। भैया कमेंट करिए, चलिए 38 का तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है, कमेंट करिए। देखिए, जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव की गति रुक जाती है, पहला क्या कहा गया है, जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रवाह की गति रुक जाती है, जब लौह विद्युत अग्र का उपयोग किया जाता है, तीसरा है जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है, या फिर जब उपकरण से एक प्रतिरोध जुड़ा होता है। कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 38 का विनय पटेल जी का सी आ गया भैया, ऋचा जी का सी, प्रतिभा पटेल जी का सी। देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब कहा गया है कि तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसमें प्रवाह मतलब उसमें जो द्रव का प्रवाह कब शुरू होता है, इसके विषय में पूछा गया है। जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रवाहों की गति मौजूद होती है, जब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्रवाह दोनों मौजूद होंगे, तब तरल प्रवाह में प्रवाहकत्व की गति प्रारंभ होगी। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर, सहतौर इसको बोला जाता है। रेल के नीचे लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं, सहतौर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह क्या उत्पादित करता है, कमेंट करना है। आपने रेलगाड़ी देखा होगा ना, जो उसके रेल की पटरियां होती है उसके नीचे क्या लगाया जाता है, लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लंबे लंबे जो स्लीपर लगाए जाते हैं वो क्यों लगाया जाता है वही हमें बताना है। चलिए बताइए, पहला क्या है कि बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घटे। चलिए पहला हमारा क्या है, बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घटे। दूसरा क्या है, बड़ा क्षेत्र जिससे दाब बढ़े। लकड़ी के स्लीपर आसानी से मिल जाते हैं। चलिए ये बोल दिया गया है, लकड़ी के स्लीपर आसानी। छोटा क्षेत्र जिससे दाब बढ़े। अब इस चारों में बताइए कि क्या होगा, कमेंट करिए, बताइए। बताइए भैया क्या होगा। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया 39 का ए, ओजीए वाले का ए। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, रेल के नीचे लकड़ी के जो स्लीपर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्लीपर जो लगाए जाते हैं, उसका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, उसका जो बड़े क्षेत्रफल अर्थात उसका जो क्षेत्रफल होता है बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो हो, ऋचा जी कहेगा, जैसे कि जो रेल की पटरियां होती हैं उसके नीचे जो बड़े बड़े जो लकड़ी के स्लीपर इसीलिए लगाए जाते हैं कि उससे क्या होता है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो हमारा दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑटोमेटिक है। क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दाब कम हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जो लकड़ी स्लीपर जो लगाए जाते हैं, आरचू सिंह जी का ए आया है, विनय पटेल जी का, प्रतिभा पटेल जी का, ऋचा जी का, काल भैरव ओजीए वाले, सभी का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए आ गया कि बड़ा क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जिससे कि दाब हमारा घट जाता है। अब अगला चलिए कमेंट कीजिए भैया। अब इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि बोझ जो समय के साथ अपना परिणाम एवं स्थिति नहीं बदलता है क्या कहलाता है, जीवित बोझ, सर्पी बोझ, गतिशील बोझ या मृत बोझ। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विनय पटेल जी का आया था। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि बोझ जो समय के साथ अपना क्या है परिणाम एवं स्थिति नहीं बदलता है,
और कौन सा बोझ है, बोझ मीन्स वेट अगर यहाँ से लिया गया है, जीवित बोझ, सर्पी बोझ, गतिशील बोझ, मृत बोझ। ये आरआरबी जेई में पूछा गया था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो कमेंट करिए इसका, डी कमेंट आ रहा है, डी आ रहा है भैया। आरपी मोटिवेशन जी, ओजीए वाले डी, काल भैरव जी का डी आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मृत बोझ, ठीक है। जो मृत बोझ होता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है भैया, जो निर्जीव वस्तुएं यहाँ से, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसका जो है परिणाम एवं स्थिति नहीं बदलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, बायल्स नियम के अनुसार, अभी हमने आपको बताया था बायल्स चार्ल्स का नियम। अब कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बायल्स का नियम के अनुसार आपको बताना है कि अब इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। बायल्स के नियम में क्या होता है, तभी आपको बताया था कि टेम्परेचर को स्थिर किया जाता है ना। बायल्स लॉ में टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है, और चार्ल्स लॉ में हमारा क्या होता है, प्रेशर जो होता है, दाब को स्थिर रखते हैं। तो हमें इसमें बताना है आपको कि बायल्स के नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू T। और नियत दाब, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV इज इक्वल टू स्थिरांक। कमेंट करिए जल्दी से। और हमारा तीसरा क्या है, नियत दाब पर किसी गैस का आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू T। नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन का अनुक्रमानुपाती होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू V। कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। अभी किसी का आंसर आया नहीं है, कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए हमारा जो बायल्स के अनुसार क्या होता है, निश्चित टेम्परेचर पर किसी गैस के जो दाब होता है, ठीक है, किसी गैस का जो दाब उसके निश्चित आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, ठीक है, 1/V होता है, अर्थात PV इज इक्वल टू एक स्थिरांक होता है, ठीक है, स्थिरांक होता है। हम अगर दो गैसों की बात करते हैं तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा बायल्स का लॉ है, ये बायल्स का नियम है, ठीक है। 41 का बी, विनय पटेल जी का बी, बहुत बढ़िया विनय पटेल जी। अब इसका बताइए आप लोग, परम शून्य दाब की प्राप्ति, परम शून्य दाब की प्राप्ति प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से समुद्र स्तर पर -273 केल्विन के तापमान पर या पृथ्वी के केंद्र में। कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 42 का राइट आंसर बताइए। परम शून्य दाब की जो प्राप्ति होती है कहाँ होती है, क्या बोला है, प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से। कमेंट करिए 42 का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि 42 क्या होगा। कमेंट कीजिए। आरपी मोटिवेशन जी क्या गया, सी, बहुत बढ़िया आरपी मोटिवेशन। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -273 केल्विन के टेम्परेचर पर जो होता है वो परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है। परम शून्य दाब बराबर -273 केल्विन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक, ठीक भैया। काल भैरव जी सी, विनय पटेल जी सी, बहुत सही, सभी का एकदम राइट आंसर है। अब बताइए अपरिवर्तित प्रवाह प्रक्रिया में, अपरिवर्तित प्रवाह प्रक्रिया में बताइए ऊष्मा संचरण स्थिर, कार्य संचरण स्थिर, प्रवेशिका का निकास में द्रव्यमान प्रवाह समान, इनमें से सभी। कमेंट करिए कि क्या होगा। 43 का बताइए। 43 का बताइए। ये द्रव्यमान है भैया, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रवाह समान। अपरिवर्तित प्रवाह क्या होता है, अर्थात जिसको विक्षुब्ध प्रवाह बोला जाता है ना। तो हमारा क्या होता है, धारा रेखी प्रवाह, एक ही होता है विक्षुब्ध प्रवाह, अर्थात जिसमें माध्यम के कण, तो द्रव के जो कण होते हैं अगर एक ही मार्ग से होकर गुजरे प्रत्येक कण, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, धारा रेखी प्रवाह बोला जाता है। और वह प्रवाह जिस नली में या जिस पाइप में प्रवाहित होती है उसको धारा रेखी नली बोला जाता है। और
जिस प्रवाह, ऐसा प्रवाह जिसमें क्या धारा के जो प्रत्येक कण होते हैं वो विभिन्न विभिन्न मार्गों में होकर गुजरते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह या तो अपरिवर्तित प्रवाह बोला जाता है। तो उसी के विषय में पूछा गया है कि इसमें क्या होगा। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, सी बोले भैया। 33 का 43 का बताइए, इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। जो प्रवेशिका का निकास होता है में द्रव्यमान प्रवाह समान हो, द्रव्यमान प्रवाह को प्रवेशिका के जो निकास पर जो द्रव्यमान प्रवाह समान हो, समान, ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी होगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब व आयतन पीवी का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या बोला जाता है। चलिए देखिए हमें कहा क्या गया है, पीवी प्लस आंतरिक ऊर्जा यू, इन दोनों के योग को क्या बोला जाता है, कमेंट करिए जल्दी से, इन दोनों के योग को क्या बोला जाता है, बताइए, इन दोनों के योग को क्या बोला जाता है। क्या बोला, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या बोला जाता है, कमेंट कीजिए। 43 का आ गया भैया सी, आप 44 का कमेंट कीजिए अब जल्दी से, 44 का कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए 44 का, पीवी प्लस यू, आंतरिक ऊर्जा यू, दोनों को योग क्या होगा, कमेंट कीजिए। ओजीए वाले का ए आ गया भैया, 44 का काल भैरव जी का, प्रतिभा पटेल जी का, और देखिए सभी का एकदम बढ़िया आंसर है। देखो जो टोटल वर्क होता है, किया गया जो कार्य होगा, पीवी प्लस यू किया गया कार्य वर्क डब्लू के बराबर होगा, डब्लू के हमारे क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात दाब व आयतन का गुणनफल और आंतरिक जो ऊर्जा होगी उनका जो योग होता है वो हमारा किया गया का वर्क के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसका बता दीजिए आप जल्दी से कि दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, कब पहुंचता है, तो 73 केल्विन के तापमान पर, निर्वात की स्थिति पृथ्वी के केंद्र पर, या जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। दाब जो है शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है, कब पहुंचता है, दाब जो है शून्य निरपेक्ष पर कब पहुंचता है, 45 का कमेंट कीजिए। दाब शून्य निरपेक्ष पर कब पहुंचता है, कमेंट कीजिए आपकी। जो हमारा देखिए पहला क्या होगा, 273 केल्विन के टेम्परेचर पर जब हो जाए, ये हो गया, या निर्वात की स्थिति में पहुंचता है, दाब हमारा शून्य, या पृथ्वी के केंद्र पर, यहाँ पर हमारा जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, इसका बताइए। 45 का डी आ गया भैया, बहुत सही, 45 का डी आ गया है, काल भैरव जी का डी है, ओजी वाले का, सभी का डी है, डी आया है, किसका किसका गया, डी आ गया है। जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है भैया, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब शून्य हो जाती है, तब दाब हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 45 का डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्वात को माना जाता है, चलिए निर्वात को क्या माना जाता है, अचुंबकीय सामग्री या अनुचुंबकीय सामग्री की प्रतिचुंबकीय की प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री, कमेंट करिए आप लोग कि भैया निर्वात को माना जाता है। अच्छा तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कमेंट करिए जल्दी से, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कमेंट करिए आप लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल। आरपी मोटिवेशन जी का 46 का ये आ गया जी, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय सामग्री। अब कमेंट करिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 46 का ये आ गया है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका होता है। अच्छा ये बताइए निर्वात में ध्वनि की चाल, अगर आप लोग कमेंट कीजिए निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल बताइए, निर्वात में ध्वनि की चाल। निर्वात में ध्वनि की चाल ओनली सक्सेस जी का गया 0, ओनली सक्सेस जी का गया भैया 0। निर्वात में जो ध्वनि की चाल कितनी होती है, देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल हमारी क्या होती है, बहुत सही, निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो 0 होती है,
क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तभी संचरित होगी जब उसको एक माध्यम मिलेगा। ठीक है भैया, ध्वनि के संचरण के लिए अक्की जी का 0 आ गया। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकताएं होती है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 0 होगी। ध्वनि में निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी? 0 होगी। जैसे हमें चंद्रमा पर ध्वनि क्या है, वहाँ निर्वात है ना, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो वहाँ हमारा क्या हो, चाल क्या है? 0 हो जाएगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? बहुत सही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बता दीजिए, पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व बताइए। बीना पटेल जी का 0, बहुत शानदार बीना पटेल जी। अब बता दीजिए आप कि पानी का घनत्व कितना होता है। पहला हमारा है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम मीटर क्यूब, 10⁻² किलोग्राम मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व पूछा गया भैया, चलिए बता दीजिए आप जल्दी से। पानी का घनत्व बताइए आप, 47 का बताइए, इसका क्या होगा? पानी का घनत्व कितना होगा? अभी हमने आपको घनत्व से संबंधित एक सवाल लगाया था, ऋचा जी का डी आ गया। बहुत बढ़िया ऋचा जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻³ अभी हमने इसका एक क्वेश्चन भी कराया था, वहाँ पे पानी का घनत्व दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अब भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, जो उत्प्लावन बल लगता है, उत्प्लावन क्या होता है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके ऊपर ऊपर सतह में द्रव के द्वारा क्या है, एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको उत्प्लावन बल बोला जाता है। तो उसका केंद्र पूछा गया हमसे कि केंद्र क्या बताइए। कि गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है, पहला है गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है। कि विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। विनय पटेल के 47 का डी आ गया। चलिए 48 का बताइए कि विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। कि सी हमारा है गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है, गुरुत्व कोण जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर स्थित होता है। चलिए, अब गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थिर होता है, तो उसके नीचे स्थित होता है। कमेंट करिए आप लोग, बताइए। उत्प्लावन जो बल होता है उसका जो केंद्र हमारा होता है, उत्प्लावन का केंद्र होता है, कहाँ होता है बताइए? गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। कमेंट कीजिए। 48 का डी आ गया भैया, किसका आ गया है? गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थिर होता है। चलिए, वो जीए वाले का ए आ गया भैया। चलिए और लोग कमेंट करिए जल्दी से। प्रतिभा पटेल जी का ए आ गया, काल भैरव जी का डी आ गया। सभी का आंसर डिफरेंट आ रहा है। और लोग कमेंट करके बताइए। आरचू सिंह जी का ए आया है। देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा भैया। ठीक है, देखिए उत्प्लावन का जो केंद्र हमेशा होता है, जो विस्थापित द्रव, जो द्रव हमारा विस्थापित होता है, नहीं, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। आपने सीधा थोड़ा दिमाग लगा होता है, जो उत्प्लावन बल क्या होता है, जो उसमें द्रव हटाया जाता है ना, उसके केंद्रक, उसके द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। ठीक है, किसी ने ध्यान से सभी जो ऑप्शंस लिखे गए थे ध्यान से आपने पढ़ा नहीं, सॉरी सर, कोई बात नहीं। जो उत्प्लावन बल हम जानते हैं कि द्रव द्वारा, जो वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है उसके भार के बराबर ही होता है ना, तो क्या विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजी वाले बी, कोई बात नहीं। चलिए, आरचू सिंह जी का जी सर बी, बी होगा, बहुत सही आरचू जी, बी ही होगा। ठीक है, अब इसका बताइए। प्लवन के सिद्धांत के अनुसार ठोस पदार्थ के भार की तुलना में तरल के भार का विस्थापन होता है। चलिए, प्रतिभा पटेल जी का भी आया है। अब बताइए 49 का कमेंट करिए जल्दी से। 49 का कमेंट करिए, क्या होगा? 49 का कमेंट कीजिए कि क्या बोला गया है कि प्लवन के सिद्धांत, प्लवन के सिद्धांत, प्लवन के सिद्धांत के अनुसार ठोस पदार्थ के भार की तुलना में तरल के भार का विस्थापन। ठीक है, कोई ठोस पदार्थ जब द्रव में हम डुबोते हैं ना, द्रव में जब डुबाया जाए उसके द्वारा जो जल विस्थापित होता है उसका भार पूछा गया है कि क्या होगा? तरल के भार का विस्थापन होता है, अर्थात ठोस पदार्थ की तुलना में पूछा गया। ठोस पदार्थ की तुलना में जो जो हमारा, जब इस ठोस पदार्थ को द्रव में डुबोते हैं, उन 49 का सी आ गया।
सी, बहुत शानदार प्रतिभा पटेल जी, ओजी वाले सी, ओनली सक्सेस आर्गुमेंट मोटिवेशन, ये क्या हो, समान होता है। आर्किमिडीज का हमारा सिद्धांत भी यही है, जो वस्तु द्वारा जो हटाया गया जो द्रव होता है उसके भार के समान होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट कीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि विराम पर तरल में किसी बिंदु पर दाब में सभी दिशाओं में समान तीव्रता होती है? न्यूटन का घर्षण नियम, रोनाल्ड का नियम, पास्कल का नियम, चार्ल्स का नियम। चलिए बताइए। आर्चो सिंह जी का सी आता, बहुत शानदार। आप 50 का आंसर कीजिए। पचास का सी आ गया, बहुत शानदार। 50 का सी। और लोग कमेंट करिए भैया जल्दी से। देखिए हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा नियम कहता है कि विराम पर तरल में किसी बिंदु पर दाब में सभी दिशाओं में समान तीव्रता होती है? ये हमारा पास्कल लॉ। पास्कल का नियम क्या बताता है, यदि किसी पात्र में कोई पात्र है, जैसे अगर उसमें द्रव भरा गया है, तो जो द्रव होगा हमारा, वो पात्र के प्रत्येक जो सतह होती है उस पर समान दाब डालता है। ठीक है, ये हमारा पास्कल लॉ है। किसी पात्र में अगर हम द्रव भरे हैं, जैसे जैसे द्रव इसमें है भरा गया है किसी गिलास में, अगर मान लीजिए, तो ये प्रत्येक जो जितनी भी सतहें हैं, प्रत्येक सतह पर द्रव क्या होगा, वो समान दाब डालेगा द्रव की विरामावस्था में। ठीक है, आरचू जी सिंह जी का सी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, पास्कल का नियम। चलिए बताइए इसका। एक साइकिल की वास्तविक क्षमता आदर्श स्थितियों में उस साइकिल की वायु मानक क्षमता से हमेशा कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए कि क्या होगा जल्दी से। कमेंट करिए भैया। देखिए क्या, एक साइकिल की वास्तविक क्षमता आदर्श स्थितियों में साइकिल की वायु मानक क्षमता से हमेशा क्या होगा, इसका ए होगा, हमेशा कम होता है। ठीक है, इसमें बोला गया है आदर्श, बोला गया है आदर्श स्थितियों में। ठीक है, आदर्श स्थितियों में साइकिल की वायु मानक क्षमता से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग। एक साइकिल पंप निम्नलिखित लिखित नियम पर कार्य करता है। जो साइकिल की पंप होती है, साइकिल की पंप, साइकिल की पंप आपने देखा ना, जो हवा भरने वाली जो पंप होती है, वो किस नियम पर कार्य करता है? जब आयतन घटता है, आयतन घटता है तब दाब बढ़ता है। चलिए, जब आयतन बढ़ता है तब दाब बढ़ता है। वायु दाब एक बिंदु पर शून्य हो जाता है जब बिंदु पर आयतन और दाब एक समान हो जाते हैं। कमेंट कीजिए। एक साइकिल पंप निम्नलिखित किस नियम पर आधारित करता है? जब आयतन घटता है तब दाब बढ़ता है। 52 का ए आ गया, बहुत शानदार। देखिए, जो साइकिल के पंप होते हैं, जब उसका आयतन घटेगा, जब उसका आयतन वॉल्यूम घटेगा, तब उसका क्या हो, दाब बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तभी तो हवा भरी जा सकती है ना, जब दाब 52 का ए। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब आयतन घटे, आयतन जब घटाएंगे, जब पंप को ऊपर खींचा जाता है ना, तो उसका आयतन घटता है, आयतन घटेगा। जब आयतन क्या हो, घटेगा, तब दाब बढ़ेगा। अर्थात उसको जब प्रेशर दिया जाता है नीचे की तरफ, अर्थात क्या हो, उसका आयतन घटने लगता है और दाब क्या हो, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे हमारे क्या हो, किसी साइकिल में क्या हवा हम आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब बताइए भैया, इसका बताइए। बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है बहुत कम दबाव, बहुत अधिक दबाव, दो बिंदुओं के बीच दबांतर या वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर के द्वारा बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। बैरोमीटर के द्वारा कमेंट कीजिए। आरचू सिंह जी का ए आया था, प्रतिभा पटेल जी का ए आया था 52 का, ओनली सक्सेस जी का ए आया था, बहुत बढ़िया, सभी लोग का एकदम सही आंसर था। अब इसका बता दीजिए आप लोग कि 53 क्या होगा, कि बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए, बैरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका, इसका आप लोग कमेंट करिए। काल भैरव जी का डी आ गया, बहुत शानदार। 53 का डी, प्रतिभा पटेल जी का 53 का डी। अब बताइए आप लोग 54 का बताइए, जैसे आरचू सिंह जी का डी आया। एक सील लगी नली में रखे जल के वाष्प दाब में कमी निम्नलिखित में से किस बदलाव के कारण आएगी? एक सील लगी नली में, बोला है सील लगी नली में, नली में जल के वाष्प दाब में कमी
किसके कारण से आएगा? पानी की मात्रा बढ़ाने से। चलिए, पानी की मात्रा घटाने से, पानी का तापमान कम करने से, नलिका का आयतन घटाने से। ये आरआरबी जेई में पूछा गया था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन कमेंट करिए आप लोग क्या होगा, क्या होगा कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से, क्या होगा? देखिए इसका क्या होगा, क्या बोला गया है कि एक सील लगी नली में रखे, एक सील लगी नली में रखे गए जल की वाष्प दाब में कमी कब आएगी? इसका क्या होगा? पानी का तापमान, जब क्या होगा? पानी का तापमान कम करने से, पानी का टेम्परेचर, प्रतिभा पटेल जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। इसका क्या होगा? पानी का जब टेम्परेचर हम कम करेंगे, पानी का जब टेम्परेचर, तापमान कम करने से, जब पानी का टेम्परेचर हम कम करेंगे, पानी का टेम्परेचर कम करेंगे तो जल के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, जल के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। आरचू सिंह जी का सी, बहुत बढ़िया। देखिए, जल के वाष्प दाब में कमी कब आएगी? जब हम पानी का टेम्परेचर हम उस कम करेंगे तो जल के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसका बता दीजिए आप, यदि कोई जहाज मीठे पानी से समुद्र में जाए तो, कोई जहाज है मीठे पानी से, मीठे पानी से समुद्र में जाए, तब क्या होगा? पूरी तरह से डूब जाएगा, हल्का सा डूबेगा, हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, आप परिवर्तित रहेगा? कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट कीजिए भैया। आप लोग कीजिए 55 का। देखिए, जब कोई जहाज मीठे पानी से समुद्र में जाए तब क्या होगा? हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, जो उसका जहाज है वो हल्का सा हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काल भैरव जी, ओनली सक्सेस जी, सबका सी आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शर्तों के सेटों में कौन सा गैसों के द्रवीकरण में सहायता करता है? कम दाब और कम तापमान, उच्च दाब और उच्च तापमान, उच्च दाब और कम तापमान, कम दाब और उच्च तापमान। कमेंट कीजिए जल्दी से, टाइम भी हमारा हो चुका है। कमेंट कीजिए, एक दो क्वेश्चन हैं जना खत्म कर दें। कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा? आरचू जिनका सी आया था, आप 56 में बता दीजिए इसका क्या होगा? बी, बहुत शानदार। देखा, इसका क्या होगा? निम्नलिखित शर्तों के सेटों में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण में सहायता करता है? देखिए, उच्च दाब और कम तापमान पर। जी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, उच्च दाब और उच्च तापमान, इसका राइट आंसर क्या है? उच्च दाब उच्च तापमान, बी हो जाएगा। चलिए, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास होगी। ये बता दिए, इंजन में सुपर चार्जिंग का उद्देश्य, इंजन में सुपर चार्जिंग लगाई जाती है। आरचू सिंह जी का बी, बहुत बढ़िया। काल भैरव जी का भी। सुपर चार्जिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? सुपर चार्जिंग मेन पर्पज उसका क्या होता है? कृत्रिम ठंडी हवा प्रदान करवाना, एग्जॉस्ट दाब बढ़ाना, अधिक भार होने पर अधिक ईंधन प्रदान करना, या फिर आस पास के वातावरण में उपलब्ध वायु से उच्च घनत्व के वायु को अंदर प्रवेश करवाना। अब 57 का बताइए, इसी लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। इंजन में सुपर चार्जिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी होगा। आसपास के वातावरण में उपलब्ध वायु से उच्च घनत्व के वायु को अंदर प्रवेश कराना, ये सुपर चार्जिंग का मेन पर्पज यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए, टाइम भी हो चुका है, ज़्यादा आप टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैथ की क्लास है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको सेशंस कैसा लगा। कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट कर दिए जल्दी से, और हम अपनी क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। ठीक भैया, चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा पटेल जी 57 कड़ी होगा, बहुत सही। प्रतिभा पटेल जी, आरचू जी, काल भैरव जी, आरपी मोटिवेशन जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को